हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू केकेएस फिजिक्स चैनल। क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ये देखो डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू 2 पॉइंट चार्ज होते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 2a। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है बच्चों, p वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन ये होती है बच्चों। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होती है। क्या, जो डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होती है, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। हमें इस लाइन पर कोई पॉइंट है m, कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से देखते हैं, मिड पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की डाइपोल से डिस्टेंस कितनी है, r। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, करने का तरीका क्या रहता है, हम दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण यहाँ पर फील्ड निकालेंगे और उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनका वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो, माइनस क्यू से इस m तक की डिस्टेंस क्या ये वाली होगी, अगर इसको डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये डिस्टेंस कैसे निकालूँ। देखो, ये कितनी है, स्मॉल r, और ये कितनी है, इस 2a की हाफ, मतलब ये a है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये उसकी हाइपोटेनियस हो गई। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो गई बच्चों रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से इस प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या इतनी ही होगी, ये वाली डिस्टेंस। देखो, ये परपेंडिकुलर r और ये डिस्टेंस वापस a, तो ये कितनी हो गई बच्चों, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। तो आज हम देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस से डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक एक पॉइंट चार्ज का यहाँ पर हम फील्ड निकालेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, जानते हैं सब। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन इधर बना रहा हूं, देखो, आउटवर्ड। ठीक है, इस फील्ड को मैंने नाम दे दिया E प्लस। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड E प्लस। और माइनस क्यू चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, इनवर्ड, माइनस चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये E माइनस। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, डायरेक्शन पता चल गई। अब हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर डिस्टेंस होती है, मतलब के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ई प्लस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर। अब होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बच्चों, E प्लस इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। ये इस पॉजिटिव चार्ज का m पॉइंट पर फील्ड है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड। अब देखो, साफ दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज से भी यही डिस्टेंस है, तो फील्ड भी इतना ही होगा। डायरेक्ट लिख दें,
के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों चार्जेस का हमारे पास फील्ड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। हमें तो नेट फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। ये दोनों वेक्टर्स ना तो सेम डायरेक्शन में है कि ऐड कर दें, ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि इनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दें, ये अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इनका नेट फील्ड निकालने का एक तरीका क्या है कि इनके हम कंपोनेंट बना लेते हैं और फिर कंपोनेंट बना के हम इनको ऐड करेंगे। तो इस वेक्टर के ई प्लस वेक्टर के कंपोनेंट बनाए। देखो कंपोनेंट बनाने के लिए हमको एंगल चाहिए। मान लेता हूं मैं कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा, क्योंकि दोनों साइड्स की लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। तो इस वेक्टर के अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। पता है सबको, इन दोनों वेक्टर से ही ये वेक्टर बनेगा। तो देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बराबर हो गए। और जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट होता है, सब जानते हैं, कॉस कंपोनेंट होता है। तो हम इस वेक्टर का नाम लिखेंगे ई प्लस कॉस थीटा। और दूसरी तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया, ई प्लस साइन थीटा। क्लियर, हमने ई प्लस वेक्टर के कंपोनेंट बना लिए। इसी तरीके से ई माइनस वेक्टर के भी कंपोनेंट बना लेते हैं। उसके लिए पहले एंगल देख लो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये जेड बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल हो गए, ये दोनों इक्वल होंगे। ये थीटा है तो इस नीचे वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कॉस वाला कंपोनेंट हो गया तो ई माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया ई माइनस साइन थीटा। तो हमने इन दोनों वेक्टर्स के 4 कंपोनेंट बना लिए। ऊपर वाले ई प्लस के 2 कंपोनेंट कॉस और साइन वाले, और नीचे वाले ई माइनस के 2 कंपोनेंट कॉस और साइन वाले। क्लियर, अब हमें इन चारों वेक्टर्स की डायरेक्शन साफ पता चल रही है। ये 2 वेक्टर्स जो हैं कौन से, ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और इनके मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है। कहने का मतलब ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो कट गए। बचे कितने, ये वाले 2 कंपोनेंट, ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो इनके मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेट फील्ड कितना आएगा अपने पास, नेट फील्ड को अपन ई इक्वेटोर मान लेते हैं। ठीक है, उसके लिए ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा को क्या कर लेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे। सेम डायरेक्शन में है इसलिए मैग्नीट्यूड ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ई प्लस और ई माइनस इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैं इसको भी ई प्लस मान सकता हूँ। तो क्या ये डबल हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा ई इक्वेटोर इज इक्वल टू 2 ई प्लस कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर ई प्लस और कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा ई इक्वेटोर इज इक्वल टू 2 ई प्लस की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से निकाल सकते हैं बच्चों आसानी से। कॉस थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल है, एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री ये है, उसके सामने हाइपोटेनियस होता है, ये बच्चा बेस। तो बेस कितना है ए, हाइपोटेनियस कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें
तो ये हो गया ई इक्वेटोर इज इक्वल टू, टू को तो साथ ले लो किसके, ए के, तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू मल्टीप्लाई बाई 2a अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो पावर 1 है और यहाँ पर पावर हाफ है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर। अब Q इंटू 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। क्लियर। तो पुटिंग Q इंटू 2a इज इक्वल टू P, तो अपने पास फॉर्मूला बना E इक्वेटोर इज इक्वल टू के पी अपॉन, साथ ही यहां से आर स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लो, तो जब आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बेटा तो वो स्क्वायर इस 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो आर की पावर 3 आ जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड कर दो, मतलब अंदर डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर का तो हो गया 1 और यहाँ आर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, ये तो हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, पावर 3/2। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है 2a, वो इस r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होती है, बिकॉज 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं। ठीक है। देयरफॉर ई इक्वेटोर का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, ई इक्वेटोर इज इक्वल टू के पी बाय ये आर क्यूब, ये तो 0 हो गया, 1 बचा, 1 को आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, तो इक्वेटर का फॉर्मूला आ गया बच्चों ये। ठीक है। तो किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के पी अपॉन आर क्यूब। एक्सियल लाइन पर क्या आया था बच्चों, 2 के पी अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आ रहा है, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, हाफ हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो मुझे इस नेट फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर नेट फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये दोनों वेक्टर तो कट ही गए थे और इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ई इक्वेटोर की डायरेक्शन भी यही है बच्चों। ये डायरेक्शन किसकी है, ई इक्वेटोर की। ई इक्वेटोर की, ठीक है, जो कि पी वेक्टर के क्या है, अपोजिट। ठीक है, पी वेक्टर के अपोजिट आ रही है और अपोजिट आ रही है, इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखूंगा, ई इक्वेटोर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बोलो सही है क्या? माइनस साइन क्या बता रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये है, वेक्टर फॉर्म में ये है। मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या बता रहा है यहाँ पर कि ई इक्वेटोर जो है वो आर के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि एक्सियल लाइन पर होता था। इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ग्राफ वैसा ही बनेगा, आर जैसा एक्सियल लाइन पर बनता था। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फील्ड तेजी से डिक्रीज होता जाएगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं। बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब यदि न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ दे दी जाती है। जैसे सपोज करो ये चार्ज कितना है, आपको दे दिया प्लस 100 माइक्रोकूलाम, ये चार्ज दे दिया आपको माइनस 100 माइक्रोकूलाम। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दे दी आपको सपोज करो 10 मिलीमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस दे दी मान लो
2 मीटर। ठीक है, वो पूछ रहे बताओ 2 मीटर दूर कितना फील्ड होगा। तो यहाँ पर तो हम सीधा फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं KP/r³। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो बच्चों कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ये कंडीशन फुलफिल हो। ये ध्यान रखो, 2a अगर r से बहुत छोटा है तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसा कि इस क्वेश्चन में ये जो 2a है 10 मिलीमीटर, वो इस r 2 मीटर से बहुत छोटा है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ करो यदि ये डिस्टेंस r बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर ये 20 मिलीमीटर होती, कितनी होती, 20 मिलीमीटर, और फिर आपसे वैल्यू पूछता, तो अब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 2a r से बहुत छोटा नहीं है। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2a r से बहुत छोटा नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये किसी भी वैल्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब 2a इज़ वेरी वेरी लेस देन r हो। ठीक है, तो इनमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर?